हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नियो क्लासेज हल्सी में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम क्लास 12 के हिंदी पाठ्य पुस्तक दिगंत के कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे जो कि आने वाली इंटरमीडिएट की परीक्षा में के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आइए इस सेट को हम प्रारंभ करते हैं। इस सेट का, इस सीरीज का जो पहला प्रश्न है वह है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यानी बोलने की कला जो है वह यूरोप के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। बोलने की कला, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यूरोप के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। तो वाक शक्ति के ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। यानी अगर हमारे अंदर बोलने की कला ना हो, वाक शक्ति का मतलब होता है बोलने की शक्ति, अगर बोलने की शक्ति ना हो तो ये सृष्टि हमारे लिए गूंगी है, यानी लुंज पुंज है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो बाल कृष्ण भट्ट की रचना जो है वह क्या है, निबंध है। ललित निबंध या कहीं कहीं निबंध भी मिलेगा। तो बाल कृष्ण भट्ट जी की रचना जो बातचीत है वह निबंध है। अगला प्रश्न हम चलते हैं, वो चौथा प्रश्न जो है वो तीसरा से ही रिलेटेड है। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार। यहाँ देखिए 3 प्रश्न है। पहला कि बातचीत शीर्षक जो है वह निबंध है और इसके निबंधकार जो है वह बालकृष्ण भट्ट हैं। तो यहाँ से भी सवाल रहता है कि बालकृष्ण भट्ट क्या हैं। तो बालकृष्ण भट्ट जो है वो निबंधकार हैं। वैसे तो बालकृष्ण भट्ट पत्रकार भी थे, आलोचक भी थे, ठीक है, लेकिन मूल रूप से इनको निबंधकार के रूप में जाना जाता है। और बालकृष्ण भट्ट जी जो है वह भारतेंदु युग के महान निबंधकार थे। याद रखिएगा, बालकृष्ण भट्ट जी जो है वह भारतेंदु युग के, किस युग के थे, भारतेंदु युग के। याद रखिएगा, ये प्रश्न जो है वह परीक्षा में पूछा जाता है। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भट्ट जी की किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा। यानी भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा। तो भट्ट जी को जो है वह रामचंद्र शुक्ला ने जो है वह एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा, रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, बोलने से ही मनुष्य के वास्तविक रूप का साक्षात्कार होता है, यह कथन किनका है या यह किसने कहा था। तो यह बेन जॉनसन ने कहा था कि बोलने से ही मनुष्य के वास्तविक विचार का, वास्तविक स्वभाव का जो है वह अभिव्यक्ति होता है। ठीक है, तो ये वेन जॉनसन का कथन है। कथन से संबंधित सवाल आप जरूर याद रखेंगे, परीक्षा में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। तो देखिए यहाँ से एक प्रश्न तो यही बन जाता है कि उसने कहा था, जो शीर्षक पाठ है इसकी विधा क्या है। तो उसने कहा था जो शीर्षक पाठ है इसकी विधा कहानी है, यानी यह एक कहानी है और इसमें पंजाब के अमृतसर शहर का वर्णन है। किस शहर का वर्णन है, अमृतसर शहर का, पंजाब के अमृतसर शहर का वर्णन है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि लहना सिंह किस पद पर था। तो लहना सिंह जो है वह जमादार के पद पर था। किस पद पर था लहना सिंह, जमींदार के पद पर था। याद रखिएगा, बहुत बार सवाल ये पूछा जाता है कि लहना सिंह जो है वह किस पद पर था। तो जमींदार के पद पर था। अगला हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सुखमय जीवन, सुखमय जीवन किनकी रचना है। तो सुखमय जीवन जो है वह चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। किनकी रचना है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। देखिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की 3 महत्वपूर्ण कहानी है, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें कि उसने कहा था उनकी एक कालजयी रचनाओं में से एक है। तो एक बार फिर से जान लें कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। ठीक है, और एक बात और यहाँ से याद रखेंगे कि ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी जो है वह द्विवेदी युग के थे। किस युग के थे, द्विवेदी युग के महान जो है वह साहित्यकार थे। याद रखिएगा, जिस प्रकार से हमने देखा
कि बालकृष्ण भट्ट जी जो है वह भारतेंदु युग के थे और यहाँ पर चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी जो है वह द्विवेदी युग के हैं। ठीक है, तो यहाँ से सवाल रहते हैं, इसलिए आप जरूर इसे याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बोधा कौन था? इसका पूरा नाम बोधा सिंह था। ठीक है, तो बोधा सिंह कौन था? तो बोधा सिंह जो है वह सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। बोधा सिंह कौन था? सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। देखिए, सूबेदार हजारा सिंह भी जो है वह उसने कहा था कहानी का एक पात्र है और इसी का बेटा रहता है बोधा सिंह। और सूबेदार हजारा सिंह और बोधा सिंह दोनों सेना में होते हैं। ठीक है, सूबेदार सेना का एक पद होता है। ठीक है, और आपका जमादार भी जो है वह सेना में एक पद होता है। आगे चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? तो उसने कहा था यह एक कहानी है, ये बात हमको पता चल गया। और इसके जो कहानीकार हैं वह हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जिनका जन्म 7 जुलाई 1883 को हुआ था। 7 जुलाई 1883, याद रखिएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म जो है वह 7 जुलाई 1883 ईस्वी को राजस्थान में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजस्थान में हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि सुखमय जीवन किनकी रचना है? तो सुखमय जीवन जो है वह चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। उसने कहा था कहानी जो है वह 5 भागों में विभक्त है। कितने भागों में विभक्त है? 5 भागों में इस कहानी को बांटा गया है। और एक प्रश्न जो यहाँ से और बनता है कि उसने कहा था कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन किया गया है? तो इसमें 3 भागों में, कितने भागों में? 3 भागों में युद्ध का वर्णन मिलता है। ठीक है, उसने कहा था कहानी जो है वह 5 भागों में बटा हुआ है और 3 भागों में युद्ध का वर्णन मिलता है, यानी दूसरा, तीसरा और चौथा भाग में जो है वह युद्ध का वर्णन मिलता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो लहना सिंह जो है वह उसने कहा था कहानी का मुख्य पात्र है। लहना सिंह जो है वह उसने कहा था कहानी का मुख्य पात्र है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, सबसे शक्तिशाली। और लहना सिंह के इर्द गिर्द ही जो है वह यह कहानी घूमता है। आगे चलते हैं। किसने कहा था अभी ना जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना? बहुत महत्वपूर्ण कथन है और कथन से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसे याद रखिएगा कि किसने कहा था अभी ना जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना। यह कथन जवाहरलाल नेहरू जी का है। ठीक है, आगे चलते हैं। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? तो ब्रेन ऑफ बॉम्बे जो है वह उमाशंकर दीक्षित जी को कहा जाता है। किनको कहा जाता है ब्रेन ऑफ बॉम्बे? उमाशंकर दीक्षित जी को। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत बार यहाँ से सवाल पूछा जाता है कि भाई ब्रेन ऑफ बॉम्बे किनको कहा जाता है? तो ब्रेन ऑफ बॉम्बे उमाशंकर दीक्षित जी को। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है। देखिए, फणीश्वर नाथ रेणु जी की महत्वपूर्ण रचना है मैला आंचल। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा, इनकी महत्वपूर्ण रचना है मैला आंचल। ठीक है, फिर से इस प्रश्न को एक बार देख लेते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु जी की जो है वह महत्वपूर्ण रचना कौन है? मैला आंचल। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? तो लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। किनको जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। और इनका जन्म थोड़ा सा जान लें इस प्रश्न से रिलेटेड, 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? सिताब दियारा गांव में। कहाँ हुआ था? सिताब दियारा। थोड़ा सा लिख देता हूँ यहाँ पे, सिताब दियारा, है ना। बहुत महत्वपूर्ण यहाँ से प्रश्न बनता है। और सिताब दियारा यूपी में भी पड़ता है और बिहार में बॉर्डर पर है। यूपी मूल रूप से मान करके चलिए। ठीक है, यूपी बिहार का बॉर्डर है ये। तो लोकनायक के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण जी को जाना जाता है। और इनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को सिताब दियारा यूपी में हुआ था। बलिया जिला में पड़ता है ये। ठीक है, अब देखिए क्या है, जयप्रकाश नारायण को जेपी के नाम से भी जाना जाता है।
किस नाम से जाना जाता है? जेपी के नाम से भी जाना जाता है जयप्रकाश नारायण जी को। और एक बात जो यहाँ से और याद रखने की है कि इनको 1998 में 1998 में भारत रत्न मिला। ठीक है, तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न हमारे डील हो गए। फिर से एक बार हम देख लेते हैं, किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण जी का जन्म जो है वह 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को यूपी के सिताब दियारा नामक गांव में हुआ था। जयप्रकाश नारायण जी को जो है वह जेपी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और इनको भारत रत्न कब मिला? 1998 में। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किनकी रचना है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किनकी रचना है? तो यह जो है वो जयप्रकाश नारायण की रचना, बहुत महत्वपूर्ण रचना है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा है, उर्वशी किनकी रचना है? उर्वशी जो है वह रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। किनकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर जी की। रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में और हम लोग जान लें कि इनको राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राष्ट्र कवि। बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहाँ से बनते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर को जो है वह राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। इनका जो है एक अदर जो है नाम है, और नाम से भी संबंधित बहुत सारे सवाल रहते हैं। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म के बारे में बात करें तो 23 सितंबर, थोड़ा सा यहाँ से बात कर ले, 23 सितंबर, ठीक है, 1908 में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1908 में। कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। और बिहार के बेगूसराय जिले के जो है वो सिमरिया जगह नाम है, सिमरिया, है ना, याद रखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहाँ से बनता है परीक्षा में। ठीक है, और सिमरिया जो है वह बेगूसराय जिले में है। फिर से एक बार बात कर लें कि उर्वशी जो है वह किनकी महत्वपूर्ण रचना है? तो उर्वशी जो है वह रामधारी सिंह दिनकर जी की महत्वपूर्ण रचना है। रामधारी सिंह दिनकर को जो है राष्ट्र कवि की भी उपाधि प्राप्त है। और इनका जन्म जो है वह 23 सितंबर 1908 ईस्वी को, ठीक है, बिहार राज्य के बेगूसराय जिले के सिमरिया नामक गांव में हुआ था। ठीक है, और बात की जाए रामधारी सिंह दिनकर की कुछ अन्य रचनाओं के बारे में तो रश्मि रथी, ठीक है, रश्मि रथी, अर्धनारीश्वर, ठीक है, हरे को हरि नाम, ठीक है, ये सब इनकी महत्वपूर्ण रचना है। और एक और महत्वपूर्ण रचना है इनकी संस्कृति के 4 अध्याय। और संस्कृति के 4 अध्याय के लिए ही इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, और उर्वशी के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो कभी कभी ऐसा सवाल भी रह सकता है कि रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? तो उर्वशी के लिए दिया गया। और साहित्य अकादमी का जो पुरस्कार है इनको, वो संस्कृति के 4 अध्याय के लिए दिया गया। ठीक है, और दिनकर जी जो है वह छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि थे। तो दिनकर जो है वह छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि थे। तो यहाँ से बहुत सारा सवाल बना है, जल्दी से इसको हम लोग फिर से दोहरा लें। ठीक है, कि उर्वशी किनकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर जी का एक और नाम है, उपनाम कह सकते हैं उनको, राष्ट्र कवि, है ना, राष्ट्र कवि की उपाधि प्राप्त है उनको। और इनका जन्म जो है वह 23 सितंबर 1908 ईस्वी को बिहार राज्य के बेगूसराय जिले के सिमरिया नामक स्थान पर हुआ, है ना। रामधारी सिंह दिनकर की अन्य महत्वपूर्ण रचना है रश्मि रथी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, ठीक है, संस्कृति के 4 अध्याय, है ना, अर्धनारीश्वर आदि। ठीक है, और संस्कृति के 4 अध्याय के लिए ही इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, और उर्वशी के लिए इनको जो है वह ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। माटी की मूर्तें, माटी की मूर्तें जो है वह किन की महत्वपूर्ण रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से भी सवाल बनता है कि माटी की मूर्तें जो है वह किन की महत्वपूर्ण रचना है? तो माटी की मूर्तें जो है वह रामधारी सिंह दिनकर जी की महत्वपूर्ण रचना है। माटी की मूर्तें किन की महत्वपूर्ण रचना है? रामधारी सिंह दिनकर जी की। चलते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था?
संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो संपूर्ण क्रांति का नारा जो है वह किसने दिया था भाई? जेपी जी ने दिया था, जयप्रकाश नारायण ने दिया था। और यह एक भाषण है। संपूर्ण क्रांति क्या है? भाषण। यहाँ से सवाल हमारा है कि संपूर्ण क्रांति क्या है? तो संपूर्ण क्रांति एक भाषण है। संपूर्ण क्रांति क्या है? एक भाषण है। और यह भाषण कौन दिए थे? तो जयप्रकाश नारायण जी दिए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। और ये भाषण दिए थे 1974 में। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा कि संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो संपूर्ण क्रांति की शुरुआत जो है वह 1974 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1974 ऐतिहासिक गांधी मैदान में। ठीक है, पटना का जो गांधी मैदान है वहीं। और 5 जून एक्यूरेट तिथि है शायद, 5 जून 1974 को। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? तो अर्धनारीश्वर जो है वह रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अर्धनारीश्वर किनकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। आगे चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न है दिनकर जिनका जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो अभी हमने बात करी थी कि दिनकर जी का जन्म जो है वह बिहार के बेगूसराय जिले में हुआ था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? तो दिनकर जी के अनुसार पति अगर विचार है तो पत्नी भावना है। दिनकर जी के अनुसार पति विचार है तो पत्नी क्या है? भावना है। और पति अगर ग्रीष्म है तो पत्नी क्या है? वर्षा है। पति अगर धूप है तो पत्नी क्या है? चांदनी है। ठीक है, और इस ढंग से जो है वह सवाल पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? भावना, दिनकर जी के अनुसार। अगला प्रश्न है हमारा कि पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, कथनात्मक सवाल है कि पुरुष जब नारी का गुण लेता है तो देवता बन जाता है, किंतु नारी जब पुरुष का गुण सीखती है ना, मर्द यहाँ पे रहे, मर्द के गुण सीखती है तब वह राक्षस हो जाती है। यह कथन किनका है? तो यह कथन जो है वह प्रेमचंद जी का है। किनका है? प्रेमचंद जी का, कि जब पुरुष जब नारी का गुण सीखता है तो वह देवता बन जाता है, लेकिन नारी जब मर्द का गुण सीखती है तो वह क्या होता है? राक्षस हो जाती है। तो यह प्रेमचंद जी का कथन है। आगे चलते हैं, अर्धनारीश्वर की विधा क्या है? तो अर्धनारीश्वर की विधा जो है वह एकांकी है। अर्धनारीश्वर की विधा क्या है? एकांकी, जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं 1 एक्ट प्ले। एक अंक वाला जो नाटक होता है उसको हम लोग एकांकी कहते हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। अगला जो प्रश्न है हमारा कि अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये कि अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। तो अर्धनारीश्वर का मतलब होता है आधा नर और आधा नारी। तो अर्धनारीश्वर जो कल्पित रूप है वह है शिव और पार्वती का। किनका है? शिव और पार्वती का। अर्धनारीश्वर किनका कल्पित रूप है? तो शिव और पार्वती का। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहाँ से बनता है कि अर्धनारीश्वर किनका कल्पित रूप है? शिव और पार्वती का। अगला प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है, प्रेमचंद थे। तो प्रेमचंद जी जो है वह कथाकार थे। प्रेमचंद जी क्या थे? कथाकार थे। इन्हें कथा सम्राट भी कहा जाता है। इन्हें कथा सम्राट भी कहा जाता है। ठीक है, प्रेमचंद जी कथाकार थे, इन्हें कथा सम्राट भी कहा जाता है। और इनका जन्म जो है वह बनारस के लम्ही नामक गांव में हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे। तो इस प्रकार से जो है हमारा इस सेट की समाप्ति होती है। अगर आपको ये सेट अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। आप